नमस्कार मित्रों, मैं हूं हर्षित तिवारी और आप सुन रहे हैं तथ्य टॉक्स की विशेष श्रृंखला उपन्यास्त्र। अब तक हमने गुनाहों के देवता में जाना कि किस तरह चंदर और सुधा ने अपनी पटकथा बांधी। इलाहाबाद की गलियों से गुजर के हम पहुंच के लाइब्रेरी में और उसके बाद चाय के 2 प्याले और अंत में सुधा ने चंदर को एक क्रिश्चियन लड़की के पास भेजा। कहानी अब आगे। सिविल लाइन के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोज लॉन, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उगाई थी और फाटक पर, जिसके एक खंबे की कार्निश टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के 2 आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक ओर एक छोटा सा लकड़ी का नाम पटल लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस पी डिक्रूज। यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चिल्लाते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है। यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊब कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फांद कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी ना आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच मकड़ी ने जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहां ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फ्लॉक तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा, बंगले के बीच की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियां हों। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू। कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रवीशें और बड़े बड़े गुलाब, हर रंग के। वह सचमुच रोज लॉन था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगम बेलिया भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी की, फरिश्ते की छाह थी। फूल में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक सितारे के गुलदस्ता लग रहा था, जिसकी चमक, जिसकी रोशनी और जिसकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि नॉस्टेर्शियन, स्वीपिटी या फ्लास्क, कोई भी मौसमी फूल न था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगम बोलियां थी, जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं के काट छाट पर बाग चल रहा था। बागबानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बहुत शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वे अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए हैं। और कोई सुनने वाला मिले
और अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फुगनी पर मुस्कुराता हुआ आसमां की तरफ मुंह किए यह गुलाब, जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, यह अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्या खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया हो। और वह नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियां और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी। यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली, जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात यौवन की तरह लाज में जो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें साथ हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती है। और फारस के शहजादे जैसे शान से खिला हुआ पीला गुलाब, उस पीले गुलाब के पास आकर चंद्र रुक गया और झुक कर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसी रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के कुन से छन कर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर दहान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, Here you are, I have caught Red Hanging today। यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उलझ पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्य है यह बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाव भाव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमजोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाँकता हुआ बोला अंग्रेजी में, रोज रोज यहाँ से फूल गायब हो जाते हैं। मैं कहता था कौन ले जाता है। हो वह हांफता जा रहा था। आज मैंने पकड़ लिया, आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज चुपके से चले जाते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदर ने उसे झटका देकर ढकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी घेर कर दूंगा तुझे, गोरा ससुर। और उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते हुए बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्मी है। मेरा फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे। तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं। और सचमुच जैसे वह रोने लगा हो। चंदर ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोककर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मैं डिक्रूज से मिलने आया हूँ। उसका रोना रुका नहीं। तुम बहाना बनाते हो और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमजोर ना होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचलकर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो, मुझे मार डाला। पॉपी, टॉमी, अरे दोनों कुत्ते कहाँ मर गए? उसने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला। बेटे गाउन पहने एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम होता है। जनाब संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओह कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार है और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके आया था और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। अभी पुलिस को बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्जी से, मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा, अरे भाई मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस डिक्रूज हूँ, देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। जी बर्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है, तुम मुझे बदनाम करा डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं जानता नहीं था।
उसने और भी घबरा कर कहा। माफ़ कीजिएगा, लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा। मेरे भाई का दिमाग ज़रा ठीक नहीं रहता जब से इसकी पत्नी की मौत हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भले आदमी की इज्जत उतार दी, चंदर ने बिगड़ कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहा कर आ रही थी। उसके हाथ के एक तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह संग सन्नता सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बड़की, तुम्हारे पीछे मैं बेटी गाउन में भागी आई और बेटी गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 वर्ष की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की पतली, भूरी और तुर्श थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। ने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में यह गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इसका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी मिम्मी। कौन मिम्मी? यह मेरी बहन प्रमिला की क्रूस। ओह, कब मरी है आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है, देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों की देखभाल कर रहा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाज़ा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झाँक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफे पर बैठ गया। मम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए उसके रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ जीना ब्लाउज पर एक फ्लैनेल का फुल बैग जिसके 2 गेलीज कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नज़दीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट। वह आई और निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी न हो जाएगा। और फिर वह भी तब जबकि उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की आदत थी और चाहे कुछ ना हो, कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उलझाया जा सकता है और कब अड़कर। इस वक्त वह जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हार जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस्टर क्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अब तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूं? और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली अंगुलियां रख दी। लाइए, लोशन मल दूं मैं। धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी अंगुलियां गंदी हो जाएंगी। कपूर ने बहुत शालीनता से कहा। मम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। ये वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में नहीं कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयम स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और फिर 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की कौन सी ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है? उसने विषय बदलते हुए कहा। ये लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागज़ों पर नज़र गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी आई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने शादी कर ली।
अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में है। लेकिन फिर आप विक्रूज क्यों लिखती हैं? और फिर मिस, क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज़ को फिर तय करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया सबसे बड़ा जानलेवा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बहुत तंदुरुस्त और टेनिस के प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से एक थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सिलोन गए थे। वह लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और यहीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों के बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉय डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था और अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी अंगुलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की तरफ देखकर हंस पड़े। वे घर आई और बहुत पीटी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गई और उस दिन से जो इन लोगों की खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सर्जन को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वे बीमार हो गए, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सर्जन से प्यार जारी रखा। क्योंकि बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई, उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची उस सर्जन की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सर्जन को प्यार करती थी। वह कहता है, ये दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के बीच बैठा करता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठा करता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया, वह मर गई और तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर, जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर से स्टडी रूम में चलें।